नमस्कार दोस्तों दशकों से सरकारें आ रही हैं जा रही हैं, पर एजुकेशन कभी भी किसी सरकार के लिए मेन मुद्दा रहा ही नहीं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी तो ज़रूरी है। अगर बात करें हमारे देश की नई एजुकेशन पॉलिसी की, तो ऑन पेपर तो सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब ये तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये पॉलिसी कितनी कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस नई सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करें, आपको पुरानी एजुकेशन पॉलिसी का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 यानी कि 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के अंतर्गत आई थी। फिर 1986 में यानी कि 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट में हमें हमारे देश की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी मिली, और इसी पॉलिसी को 1992 में पी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया, इसमें कुछ चेंजेस किए। और अब बात करें 2020 की, तो लगभग 34 साल बाद हमें हमारे देश की नई एजुकेशन पॉलिसी मोदी सरकार के अंतर्गत मिली है। आज के इस वीडियो में हम सरकार की नई शिक्षा नीति का विश्लेषण करेंगे। इन टुडेज वीडियो वी विल एनालाइज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन यानी कि पढ़ाई का अधिकार 2002 में लाया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 86th अमेंडमेंट था, जिसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलेगी, और ये उनका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाना भी था। 2015 में जब स्मृति ईरानी यूनियन एचआरडी मिनिस्टर थी, तब उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे TSR सुब्रमण्यम, जो कि 1961 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS अधिकारी थे। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 7 मई 2016 यानी कि 7 मई 2016 को HRD मिनिस्ट्री में सबमिट की। इस कमेटी ने एजुकेशन की क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि पढ़ाई की विश्वसनीयता जैसे मुद्दों पर खास ध्यान दिया। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश की सरकारों के लिए एजुकेशन कभी भी मेन मुद्दा रहा ही नहीं, तो इस रिपोर्ट का कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसके बाद एक और कमेटी बनाई गई, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले रहे हुए चीफ डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अंडर में, जिसके कुल 9 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने 2019 में नई एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, जो पास हो गया, और तब जाकर कहीं हमारे देश को 34 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली। इस नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बातों का खास ध्यान रखा गया है, जैसे कि HRD मिनिस्ट्री यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एक सीधा साधा नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया है कि अब वो एजुकेशन का बजट हमारे GDP का टोटल 6% करेंगे। और अब बात करते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी। दोस्तों, हमारे देश में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि उनका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में है वो उसे पढ़ नहीं सकते। जैसे मेरी बात करें तो मुझे हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट था, पर 10th स्टैंडर्ड के बाद जब मैंने साइंस लिया तो वो इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो गया। दोस्तों, नई एजुकेशन पॉलिसी का मेन फोकस इसी पर है कि जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, उस सब्जेक्ट में अपनी स्किल डेवलप कर सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि हमारा 10+2 वाला स्ट्रक्चर बदल जाएगा, यानी कि उस पुराने स्ट्रक्चर को अब 5+3+3+4 में ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। ऐसा करने से 3 से 6 साल के बच्चे भी स्कूल की करिकुलम एक्टिविटी में शामिल हो पाएंगे, क्योंकि 3 से 6 साल के बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद 6 स्टैंडर्ड से यानी कि 6ठी कक्षा से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, और ये कोडिंग प्रैक्टिस चाइना में लगभग दशकों से की जा रही है। शुरुआती पढ़ाई यानी कि अर्लियर एजुकेशन बच्चों को अपनी मदर टंग यानी कि मातृभाषा में कराई जाएगी, और ये पैटर्न यूरोप के स्कूल सिस्टम से लिया गया है, क्योंकि मातृभाषा के कारण बच्चे वो चीजें भी आसानी से सीख सकते हैं जो चीजें शायद दूसरे भाषा में नहीं सीख सकते। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड्स की। तो दोस्तों, अब रिपोर्ट कार्ड्स पहले जैसे नहीं होंगे, जिनमें सिर्फ सब्जेक्ट और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको मार्क दिए जाते थे। अब एक 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें बच्चों की एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल, करिकुलर, को करिकुलर जैसी चीजें शामिल की जाएंगी, और सबको समान महत्व दिया जाएगा। अब ये तो हो गई प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में। आइए अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। तो दोस्तों, सेकेंडरी एजुकेशन में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सेक्शन था, वो सेक्शन अब नहीं होगा।
यानी कि अब साइंस स्ट्रीम वाले भी हिस्ट्री अकाउंटिंग पढ़ सकेंगे, कॉमर्स वाले भी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे और आर्ट्स वाले भी साइंस और कॉमर्स के कुछ सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे। स्टूडेंट्स को पूरी छूट दी जाएगी कि वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट खुद चूज कर सकें। अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट दे कैन मेक देयर कॉम्बिनेशन ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट्स। लैंग्वेजेस जैसे कि संस्कृत को हर लेवल ऑफ लैंग्वेज यानी कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सब में ऑफर किया जाएगा और इसके साथ साथ दूसरे लैंग्वेजेस भी होंगे। दोस्तों, कॉलेज की पढ़ाई में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। मल्टीपल एग्जिट और एंट्री के भी ऑप्शन होंगे और इसी के साथ साथ एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। हायर एजुकेशन में रिसर्च कल्चर को बूस्ट देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एज अ बॉडी सेटअप किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं कि टीचर्स के लिए क्या चेंजेस हैं। दोस्तों, अब टीचिंग के लिए 2030 तक टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 इयर्स ऑफ इंटीग्रेटेड बीएड होनी चाहिए, जिससे कि नेशनल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ सके। इसके साथ ही गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के गैप को फिल किया जाएगा और कोशिश ये होगी कि दोनों साथ साथ चलें। पर ये सब तो तभी मुमकिन है जब पुराना सिस्टम बदलेगा और नया सिस्टम अपनी नई सोच के साथ तेजी से काम करेगा। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द गवर्नमेंट विल अप्रोच अ फास्ट एंड डायनामिक अप्रोच इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा मकसद आपको ताकतवर बनाना है, आपको नॉलेजेबल बनाना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।